नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। चुनाव बाद हिंसा के दौरान टीएमसी समर्थकों कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से बलात्कार का शिकार होने वाली 2 महिलाओं, एक 17 वर्षीय नाबालिग और एक 64 वर्षीय महिला ने पश्चिम बंगाल में एसआईटी सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के कहने पर कथित रूप से 2 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की सीबीआई एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका में अभियोग की मांग की जा रही है। केंद्र ने स्वतः संज्ञान प्रवासी मजदूर मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल को छोड़ दे तो लगभग 86% आबादी को कवर करने वाले कुल 32 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को दिसंबर 2020 तक वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC योजना के तहत लाया गया है। केंद्र ने लिखित प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी को लागू करने के लिए इन राज्यों की तकनीकी तत्परता के आधार पर शेष 4 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल का एकीकरण हासिल होने की उम्मीद है। वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC योजना को लागू करने की जिम्मेदारी इन राज्यों पर है। दिल्ली के दावे भ्रामक पैदा कर रहे हैं। केंद्र ने कहा कि सर्कल 63 सीमापुरी में योजना के शुभारंभ के संबंध में GNCTD के दावे भ्रामक है, क्योंकि लगभग 42 EPOS मशीनों के साथ एक ही सर्कल में केवल कुछ ही लेन देन किए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से जुड़े अवध बार एसोसिएशन ने मौजूदा रोस्टर के क्रियान्वयन के खिलाफ गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए 14 जून से न्यायिक कार्य से अलग रहने का फैसला किया है। अवध बार एसोसिएशन की एडर्स कमेटी के अध्यक्ष ने एक नोटिस जारी करके कहा है कि कमेटी ने 14 जून से न्यायिक कार्य से अलग रहने का निर्णय किया है। नोटिस में कहा गया है, मौजूदा रोस्टर के क्रियान्वयन के खिलाफ गंभीर असंतोष जताए जाने तथा न्यायिक कार्य से अलग रहने की लोकप्रिय मांग के कारण एल्डर्स कमेटी ने अपनी बैठक में आम सहमति से ये निर्णय लिया है कि लखनऊ हाईकोर्ट के वकील एवं अवध बार एसोसिएशन के सदस्य लखनऊ में 14 जून 2021 से न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे। जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस शमीम अहमद की खंडपीठ ने किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी नागरिक को अवैध रूप से हिरासत में रखने और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने पर 25,000 रुपए के मुआवजे का भुगतान करने और ऐसे अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की शुरुआत करने की नीति के लिए राज्य सरकार की सराहना की। न्यायालय 2 व्यक्तियों की अवैध हिरासत के मामले का निस्तारण कर रहा था, जिन्हें सत्यापन के बहाने व्यक्तिगत बॉन्ड और अन्य कागजात जमा करने के बावजूद हिरासत में रखा गया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत कानून तोड़ने वाले बच्चों को धारा 438 CRPC के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने पर कोई स्पष्ट रोक नहीं है। जस्टिस AY कोगजे की सिंगल जज बेंच ने कहा, इस न्यायालय की राय है कि अधिनियम 2015 के तहत कवर किए गए कानून तोड़ने वालों बच्चों पर संहिता की धारा 438 के लागू होने पर स्पष्ट रोक नहीं है और संहिता की धारा 438 के आवेदन के स्पष्ट रोक के अभाव में वर्तमान मामले के तथ्यों में इस प्रकार के प्रतिबंध को लागू करने का कोई कारण नहीं है, जहां आवेदक एक किशोर है और उसका नाम भी आरोपी के रूप में नहीं है। वकीलों और उनके परिवार के सदस्यों पर हाल के हमलों को ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों को उनके कर्तव्यों को पूरा करने में सुरक्षा निश्चित करने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन करने का संकल्प लिया है। इस पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया कि ये देखना बेहद दुखद है कि जबकि ये अधिवक्ता बिरादरी है जो देश के नागरिकों का न्याय प्रदान करती है और इस कारण से उन्हें ज्यादातर समय खूंखार लोगों के असामाजिक तत्वों और अपराधियों के खिलाफ मुकदमे दायर करने और बहस करने पड़ते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं को ऐसे तत्वों के खिलाफ न्यूनतम पर्याप्त सुरक्षा के बिना भी छोड़ दिया जाता है। ऐसे मामलों के परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अक्सर ऐसे आपराधिक और असामाजिक तत्वों के निशाने पर होते हैं। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ।
नमस्कार।